नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के। दरअसल आप सभी को पता है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। अब जब इन तारीखों का ऐलान हो गया, इसके बाद हर एक चुनावी राज्यों में हर एक पार्टी के नेता जाएंगे और अपने चुनावी भाषण देंगे, जनता से जो वादा करना होगा वो वादे करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता जिस तरीके का वादा कर रहे हैं, यह एक तरीके से जनता को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने वाला वादे हैं। और इसका उदाहरण है कि इन्होंने किस तरीके से अब से पहले के चुनावी राज्य में जनताओं को मूर्ख बनाया है। और शायद कांग्रेस पार्टी और उनके नेता अभी भी यह समझ रहे हैं कि ये डिजिटल भारत के जो वोटर है, ये सोशल मीडिया युग का जो वोटर है, यह राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए वादों को भूल जाती है। और ये लोग सोचते हैं कि इस समय के जनता को भी मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन शायद ये लोग भूल गए कि जो 21वीं सदी का वोटर है, जो युवा वोटर है, जो ये डिजिटल भारत है, सोशल मीडिया का जो ताकत है, इसके वजह से अब कोई भी वोटर किसी भी राज्य का, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किए गए किसी भी वादे को भूलता नहीं है। अब वह समझता है कि यह राजनीतिक दल किस तरीके से उनके साथ क्रूर मजाक करता है इन चुनावी वादों के नाम पे। दरअसल मध्य प्रदेश के मंडला में कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी जी जनसभा को संबोधित कर रही थी। उस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा जो वचन पत्र जारी किया गया, उन वचन पत्रों को लोगों को बता रही थी और साथ में उन्होंने नए तरीके का कुछ अलग से घोषणा किया है। हम उनके इन्हीं घोषणाओं पे और कांग्रेस पार्टी के उसी वचन पत्र पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आज से पहले, इस चुनाव से पहले के जो जिन राज्यों में चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने अपने जिन वादों के ऊपर जीत कराई है, क्या वो वादा उन्होंने पूरा कर दिया? और जब उन्होंने वो वादा ही पूरा नहीं किया, तो मध्य प्रदेश के लोगों के साथ जो वादा कर रही है, वो वादा कैसे पूरा करेंगी? क्या ये जो वादों का जो हथियार लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी, ये क्या सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए है? क्या जनता के साथ ये एक मजाक है? क्या वोटर के साथ एक मजाक है? कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का वादे करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है और उस वादे को पूरा करने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर उसको देखा जाए तो यह साफ तौर पे लगता है कि इन्होंने जनता के साथ अब क्रूर मजाक ही कर रहे हैं। एक तरह से जनता को मुंह चिढ़ा रहे हैं। एक राज्य के जनता से वादा कीजिए, चुनाव जीत जाइए, सरकार बन जाए, तो फिर उस बातों को भूल कर फिर पड़ोस के राज्य में जाके उसी तरीके का वादा कीजिए और वहां भी चुनाव जीत जाइए, सरकार बन जाए तो फिर उनको भूल जाइए। इसी तरीके के हथकंडे को अपनाकर अब चाहती है कांग्रेस और उनके नेता कि वह राज्यों में अपना सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन क्या इस जो ये युवा भारत का जो वोटर है, क्या वो भी यही चाहता है? क्या वो इन राजनीतिक दलों को, खास करके ऐसी पार्टियों को जिन्होंने इस देश पे लंबे समय तक राज किया, एक छत्र राज किया, उनके इस प्रपंच को नहीं समझ रही है? क्या जनता उनके इस माया जाल में फंस रही है? दरअसल मंडला में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है, जो वचन पत्र है, उसमें 11 पॉइंट दिए गए हैं। उन 11 पॉइंटों में महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की बात है। पहला पॉइंट जो है, इनके कमलनाथ के ने जो ट्वीट किया है उसके हिसाब से पहला जो उनके पॉइंट है, महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा। आपको पता है ये 1500 रुपये वाला पेंशन का बीमारी कहाँ से है? ये हिमाचल प्रदेश से चलता हुआ आ रहा है, कर्नाटक होते हुए अभी मध्य प्रदेश पहुंचा है। और आप चेक कीजिए कि ना ये 1500 रुपया हिमाचल के महिलाओं को मिल रहा है, ना ही ये 1500 रुपया कर्नाटक के महिलाओं को मिल रहा है, और ना ही ये 1500 रुपया मध्य प्रदेश के महिलाओं को मिलेगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण यह है कि इस तरीके का जो चुनावी वादे हैं, यह किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने, हिमाचल प्रदेश में जो इन्होंने चुनाव वादा किया था 2022 में कि अगर हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो हम महिलाओं को 1500 रुपये
प्रति माह पेंशन देंगे, उसमें जब इनकी सरकार बन गया हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद इन्होंने जो अपना चुनावी वादा किए थे कि हम महिलाओं को 1500 रुपये महीना देंगे, उन्होंने उसमें तो पहले इतने नियम बना दिए कि सभी महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे, और जो महिला इनके उस नियम के अनुरूप भी चुनी गई, उन महिलाओं के ऊपर ही इनको लगभग 400-450 करोड़ रुपए की खर्चे बैठ रहे थे। और आप हिमाचल प्रदेश के खबर को अगर देखते होइएगा तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास इतने पैसे भी ना बचे है कि वो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी दे सके, उनका वेतन दे सके। वेतन देने के लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वहां भी यह योजना पूरा नहीं हो पाया। कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, कर्नाटक में भी इन्होंने यही कहा था, लेकिन जब कर्नाटक में भी इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने फिर बहुत सारा नियम बना दिया। पहले इन्होंने कहा कि हम सभी महिलाओं को देंगे, फिर बाद में कहा कि नहीं, सभी को नहीं देंगे। ये इन्होंने नियम बना दिया कि इस नियम के अनुरूप जो महिला होंगी उसी को देंगे। अगर घर एक परिवार में चाहे महिला कितनी भी हो, सिर्फ एक महिला को देंगे। उस महिला को भी अभी तक ये 1500 रुपये वाला किसी तरह का कोई मासिक पेंशन नहीं मिला। सरकार बने हुए 5-6 महीने हो गए। इसी तरीके का ये वादे मध्य प्रदेश में कर रही है। तो मध्य प्रदेश को जनता को पहले, खास करके महिलाओं को जिनके लिए ये वादा किया जा रहा है, उनको कर्नाटक और हिमाचल के कुछ लोगों से बात करना चाहिए और जानना चाहिए कि उनके राज्यों में जो इन्होंने वादा किया था, क्या वह वादा पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। सभी को पता है कि गैस सिलेंडर 500 रुपये में, जब इनका सरकार छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से है, पूर्ण बहुमत का सरकार है, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सटा हुआ राज्य है। मध्य प्रदेश के लोगों को छत्तीसगढ़ के लोगों से पूछना चाहिए कि क्या उनको 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राजस्थान में पूरे 5 साल शासन करने के बाद, 4.5 साल शासन करने के बाद, चुनाव से 6 महीने पहले कमलनाथ सरकार ने चुनाव को देखते हुए, क्योंकि पूरे राजस्थान में ऐसे हालात हैं कि सभी को पता है कि राजस्थान चुनाव में क्या होने जा रहा है, उसके डर से इन्होंने 500 रुपये में गैस सिलेंडर का दाम तय किया। 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट का रेट हाफ। यह वादा इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी किया था और कर्नाटक में भी किया था। और आप हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगहों के न्यूज को देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए। जब इनकी सरकार बना तो वहां पे बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, बिजली के रेटों में बढ़ोतरी किया गया। यह है इनकी सच्चाई। किसानों का फसल कर्ज होगा माफ। राजस्थान में भी इन्होंने यही वादा किया था कि राजस्थान में किसानों का फसल कर्ज माफ होगा। आप राजस्थान को खबर को देखिए, कितने किसानों का फसल कर्ज माफ हुआ। आज कर्नाटक में किसान धरने प्रदर्शन कर रहे थे, पानी के लिए उनको पानी नहीं मिल पा रहा था, और ये फसल के कर्ज माफ कर रहे हैं। कर्ज की वजह से कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि आत्महत्या की, किसानों की आत्महत्या की खबर बहुत हद तक कम हो गया था। लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार बना है और वहां पे अब किसान आत्महत्या करना शुरू कर दिए हैं। यह मध्य प्रदेश के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ, इसका शुरुआत इन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव से किया था कि पुराने पेंशन ओपीएस का लाभ दिया जाएगा कर्मचारियों को। उस ओपीएस के चक्कर में सीएम सुक्खू के पास पैसे नहीं बचे अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। अब जिस सरकार के पास वेतन देने को पैसे ना है, आप समझ जाइए कि वो पुराना पेंशन कहां से देगा। पुराने पेंशन देने के लिए 900 करोड़ रुपए का इनको अतिरिक्त व्यवस्था करनी थी हिमाचल प्रदेश सरकार को, जबकि जून 2023 तक ये 15,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पूछना चाहिए कि भाई आपको जो पुराने पेंशन का लाभ जो दिया जा रहा था, क्या वह आपको मिलना शुरू हो गया है। जिन सरकार के पास वेतन देने को पैसे नहीं है, वो पुराने पेंशन कहां से देंगे। और यह पुराना पेंशन अभी के समय में संभव नहीं है। इस पुराने पेंशन के ऊपर अभी स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने कुछ रिपोर्ट तैयार किया था, जिसके हिसाब से अगर पुराने पेंशन लागू किए जाते हैं तो सरकारों के ऊपर
सालाना 17 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। इसी तरीके से इन्होंने कहा किसानों को 5 हॉर्स पावर का बिजली माफ। कांग्रेसी सरकार के समय में बिजली का क्या स्थिति था यह हर कोई जानता है। सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ, 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ, 12 घंटे सुनिश्चित सिंचाई बिजली का रास्ता साफ, जातिगत जनगणना का लाभ और किसान आंदोलन के मुकदमे वापस। इसमें जो सबसे बड़ी जो बात है जातिगत जनगणना का लाभ। प्रियंका गांधी इस जनसभा में एक चीज कह रही थी कि बिहार में जातिगत जनगणना कराने से पता लगा है कि ओबीसी, एसटी और एससी समुदाय को मिलाकर 84% जनसंख्या है, लेकिन उनको सरकारी नौकरियों में उनके जनसंख्या के अनुपात में लाभ नहीं दिया गया। तो मैं एक सवाल आता है इस पे, और ये लोगों को इसका जवाब देना चाहिए कि ओबीसी का जन जाति के आधार पर जनगणना पहली बार बिहार में हुआ है, लेकिन इस देश में एससी और एसटी समुदाय का जनसंख्या का जनगणना गिनती तो वो आजादी के समय से हो रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की गणना तो आजादी के समय से हो रही है। तो अब तक इस कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं और इस जातिगत जनगणना के पक्ष में जितने भी लोग ये बात बताते हैं कि जातियों की गिनती इसलिए किया जा रहा है कि उनको नौकरियों में संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी, तो ये बताना चाहिए कि अब तक सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी समुदायों का भागीदारी उनके जनसंख्या के हिसाब से क्यों नहीं दिया गया और किसने नहीं दिया, किसने रोका था भाई। अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यही कहते हैं कि इस समय नौकरियां लोगों को इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी जाति की गिनती नहीं हो रही है, तो भाई इन जातियों का तो गिनती आजादी के समय से हो रहा है। तो अगर इसको अगर उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो अब तक तो एससी और एसटी समुदाय के युवाओं को सरकारी नौकरी में अच्छा खासा भागीदारी होनी चाहिए थी, फिर क्यों नहीं है? क्या कारण है कि आज भी एससी और एसटी समुदाय के लोग पिछड़ा हुआ है, उनकी स्थिति दयनीय है? क्यों है? वह कांग्रेस पार्टी जो इस देश पे एक छत्र राज किया, कई एक वर्षों तक राज किया, अगर वह कांग्रेस पार्टी और उनके नेता आज इस समय अगर जनसभाओं में जाके कहती हैं कि आपकी जातियां इसलिए गिनवाना है क्योंकि आपको जाति के हिसाब आपके संख्या के हिसाब से नौकरियों में आपको भागीदारी देना है, तो फिर इतने समय से जिन जातियों का गिनती हो रहा था उस समाज के कितने लोगों को उनके जनसंख्या के अनुरूप नौकरियों में भागीदारी दी गई? और सिर्फ नौकरियों में ही क्यों, अगर इन पिछड़े हुए लोगों को सामान्य मुख्य धारा में लाना है तो हर एक क्षेत्र में इनको भागीदारी चाहिए ना। तो आज कांग्रेस पार्टी यह बताए कि अब तक कांग्रेस पार्टी ने कितने एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय के लोगों को उच्च पदों पर बैठाया है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे कितने नेताओं को आगे बढ़ाया है जिसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो, जिसके नाम पे इस देश का एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय के लोग वोट दे सकते। एक ऐसा नेता बताए कांग्रेस पार्टी या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि जनसंख्या इसलिए जानना है जातियों का क्योंकि उसके हिसाब से उनको भागीदारी मिले। तो आप एक ऐसा कोई नेता बताइए एससी, एसटी या आदिवासी समुदाय से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए अपना पहचान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनाया हो और उसके नाम पे पूरे देश का लोग वोट देने को तैयार हो। या किसी एक ऐसे नेता का नाम बताए जिसको कांग्रेस पार्टी ने सर्वोच्च पद पे बैठाया हो। सिर्फ नाटक करने से नहीं होता है, झूठ बोलने से नहीं होता है। और मध्य प्रदेश के लोगों को भी इनके किसी भी योजनाओं को समझने से पहले इन्होंने जिन राज्यों में पहले इस तरह की योजनाओं का घोषणा किया है उन राज्यों को खबर देखना चाहिए और संभव हो तो उन राज्यों के लोगों से पूछना चाहिए कि आपके राज्य में जो इन्होंने वादा किया था चुनाव के समय क्या वह वादा पूरा हुआ है। क्योंकि अब इस तरीके का झूठ और प्रपंच का खेल बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है कि जिस राज्यों में जाइए उन राज्य के लोगों को ऐसे ऐसे योजनाओं का घोषणा कर दीजिए, उनके लिए ऐसा ऐसा बातें बता दीजिए उनको जो संभव ही ना हो, जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। इनके चुनावी घोषणा पत्र को, इनके चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कर्नाटक की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डीके शिव कुमार मात्र सरकार बनने के 3 महीनों के बाद ही खुलकर कह दिया कि मेरे पास चुनावी वादा को पूरा करने के अलावा किसी भी विकास कार्य के लिए पैसे नहीं है। इनका हकीकत ये है, इनके चुनावी वादों का हकीकत ये है कि जिन राज्यों में अपने चुनावी वादों पे जीत जाते हैं वहां उस राज्यों में
विकास के कार्य खत्म हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इनके पास पैसे नहीं बचते हैं। इसलिए इनके इस तरीके के क्रूर मजाक से लोगों को बचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये लोग इस तरीके का प्रपंच क्यों करता है। और सिर्फ यही लोग नहीं, ऐसे बहुत सारी राजनीतिक दल है, पार्टियां, उन सभी पार्टियों के उन घोषणा पत्र को एक बार समझना चाहिए कि इनके जो घोषणा पत्र में जो बात कहा गया है, क्या यह वास्तविकता में, ये वास्तविक तौर पे, व्यवहारिक तौर पे लागू होने के लायक है या नहीं है, ये कितना संभव है, ये कितने प्रतिशत सही हो सकता है। इन बातों पे विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस समय का जो वोटर है वो इस बात को समझते हैं कि भाई कौन सा बात कौन कह रहा है और उनका बात कितना सही हो सकता है और उनके बातों में कितनी सच्चाई है और कहां तक ये संभव है। कुछ भी हवाई बोल दे और उनके बातों पे भरोसा कर ले, यह भी एक जागरूक समाज की पहचान नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।